वो हिंदी का एक अछूता और अलबेला कवि जो रोते हुओं को हंसा दे, जो सोते हुओं को जगा दे, और बल्कि ये कहूं कि जिसके कलाम से सामईन अपने सुकूत की चादर को उतार कर फेंक दे, उसका नामे नामी इसमें गिरामी जनाबे ओम तिवारी भीलवाड़ा से तशरीफ लाए। उनसे दरखास्त करता हूं इन 4 मिसरों के साथ कि न हम मुफलिस न हम लागर न मोहताजे करम निकले, न हम मुफलिस न हम लागर न मोहताजे करम निकले, न हम उनमें हैं जो कह दे तेरे दर पर ही दम निकले। वो गालिब थे जो कि बेआबरू होकर चले आए, हजारों गालियां देकर तेरे कूचे से हम निकले। बहुत बहुत धन्यवाद हिलाल भाई। मेरे को ही बख्श दो यार। अब श्रद्धेय मंच, 9 ग्राम के सूदी श्रोता हैं, बस बैठ जाऊं। पीछे से इशारा हो रहा है कि बस 2 मिनट ही पढ़ना तो हो गया, और क्या है बस। बहुत अच्छा मुशायरा और कवि सम्मेलन, गंगा जमनी तहजीब का कार्यक्रम भाई यहाँ सैफी ने यहाँ आयोजित किया। मेरे बड़े भाई, मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। इनका आदेश था, मेरी व्यस्तता थी, मैं नहीं आ पा रहा था। 2 दिन इस व्यस्तता में निकालना बड़ा मुश्किल था। इनको क्या पता घर पे मेरी क्या स्थिति हुई होगी, लेकिन फिर भी मैंने दोस्ती निभाई। मेरी बिटिया की शादी है 3 दिसंबर की। मेरे बराबर फ़ोन आ रहे हैं कि आप अब भी भीलवाड़ा नहीं आ रहे हो, अब भी नहीं आ रहे हो। कहीं ऐसा नहीं हो जाए सैफी साहब की पता चले कि शादी तो हो गई। क्या कहने, कल मुझे भीलवाड़ा पहुंचना है। मैंने मित्रता निभाई, आप लोगों से मुखातिब हुआ, बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला, अच्छा लगा। दोस्तों, बड़ा विचित्र देश है अपना हिंदुस्तान। मैं कोई ज़्यादा आपके प्राण नहीं पीऊँगा, मैं टेंशन वेंशन का आदमी हूँ भी नहीं, देता भी नहीं, लेता भी नहीं, लेकिन आप लोगों को लगना चाहिए कि कुछ पढ़ा लिखा कवि आया, इन लोगों की तरह नहीं। इरशाद नहीं, मैं बहुत अच्छा, मैं प्रमाणिक बात करता हूँ साहब, और उसको प्रमाणित करता हूँ। आप कोई भी पिक्चर देखने जाओ, उससे पहले 10-15 आपको विज्ञापन झेलने पड़ते हैं। क्या कहने, वाह। मगर विज्ञापनों का भी जवाब नहीं है। मतलब पिक्चर तो अब है ना। अच्छा, बीच में तो ऐसा सिलसिला चला, 2-2 इंटरवल वाली पिक्चर आने लगी, इसीलिए दीपिका कह रही थी मेरी फ्लाइट है तो आप ध्यान रखना। अब मैंने तो कभी हवाई जहाज में बैठा ही नहीं, तो मेरे को क्या पता है कि उसमें कैसे ध्यान रखे कैसे नहीं रखे। अपने तो बस में भी ऐसे में बैठते जगह आगे खिसक, बीच में खड़ा है। अपने माजने जैसी बसें मिलती, अपने माजने जैसे काम करते, कोई टेंशन वाली बात नहीं करते। माजने किसी के भी घर पे भी ठीक नहीं है साहब। हर पुरुष गलत फहमी में रहता है कि मेरे घर पे इज्जत ठीक है। आप घर की छोड़ो, पड़ोस में भी ठीक नहीं है। और सेपी साहब, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, आपके साथ भी यही है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो क्योंकि आपके गांव में हो। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं परदेश में हूँ। मैं कवि सम्मेलन के लिए परसों निकला, मेरी पत्नी ने गैस पर दूध चढ़ाया। मैं मौलिक बात करता हूँ, कोई 5 रुपये रेलवे स्टेशन के किताब के किस्से की बात कभी जिंदगी में नहीं करी, क्योंकि 5 रुपये हो तो खरीदूं, उसके ही फोड़े, तकलीफ है उसकी। जैसे ही मैं कवि सम्मेलन के लिए जाने लगा, मैसेज ने दूध चढ़ा रखा, पड़ोस वाली आंटी से बात कर रही, उसको पता चला अभी ये कवि सम्मेलन में निकल जाएंगे। अब वो शिखर वार्ता टूट नहीं सकती। 2 महिलाएं आपस में बात करें, उसमें भी किसी तीसरे की बुराई का जिक्र चल रहा हो, तो मकान में आग लग जाओ ना, भली क्या तकलीफ है, वो तो बात पूरी होनी है। वाह 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 वाह। उसने मौका देखा और वहां उनकी 6 वर्ष की बच्ची खड़ी थी। उस बच्ची को कहा, बेटा अंकल जाके तेरे अंदर से जाके तेरे अंकल को बोल दे गैस बंद कर दे, दूध रखा है। आप देखो काम, मतलब क्या स्थिति है आदमी की घर पे। वो बच्ची आई और आके ही उसने बचकानी आवाज में मुझे कहा, बोले अंकल बताऊं गैस पे दूध रखा है, गैस बंद कर दियो। तो मैंने बचकानी आवाज में उसको कहा, बताऊं मैं तेरा नौकर नहीं हूं जो तेरे कहने से दूध गैस बंद कर दूं। उस बच्ची ने मेरी याददाश्त चला दी, साहब
700 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर बैठी हुई है। अगर आप लोगों को बात अच्छी लगेगी अपने माजने कैसे हम आस पड़ोस में, तो उसके समर्थन में आशीर्वाद देना। मैंने उस बच्चे को कहा, मैंने कहा तेरा नौकर नहीं हूं जो तेरे कहने से दूध बंद कर दूं। तो उस बच्ची ने बहुत सहजता से कहा, सेपी साहब, बोले अंकल बताऊं, जिसके नौकर हो ना उसी ने कहा है। क्या कहने, वाह। ये शाश्वत सत्य नरा नया ही है, तो पुराना के काम है। ये शाश्वत सत्य इस हिंदुस्तान की सरजमी पर इस ओम तिवारी का सबसे अच्छा। बच्चे बहुत खतरनाक आइटम होते साहब। मेरे 8 साल के बच्चे ने छत पे घूमते घूमते मुझसे पूछ लिया, बोले पापा बताओ मैं कैसे हुआ। बताओ जाके अपने अपने औलादों को कैसे हुए देखे। नहीं बता ही नहीं सकते हो आप। मैं हमेशा वही काम करता हूं टिपिकल जो दूसरे नहीं कर सकते। गुरुदेव जी, मैंने मेरे बेटे को कहा वो कैसे हुआ। मेरे बेटे ने पूछा छत पर घूमते घूमते, बोले पापा मैं कैसे हुआ। मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी ने मैंने पूजा की, अर्चना की, यज्ञ किए, उपवास किए, व्रत किए, ओम शांति करवाई, मंदिर देवरे धोके, तब जाकर के भगवान प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न होकर के बोले वत्स मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कोई वर लो। मैंने कहा तिवारी पंडित आदमी यहां मत चूके, फटाफट मांग ले। मंगती जात में तो वैसे ही है। हमारे साथ तो ये पीड़ा साहब, आजकल किसी से कोई मांग के नहीं खाओ तो पट्टा कहते अच्छा 2 पैसे हो गए। जो इतरारा बाप दादे तो मांगते थे, तो मैं तो पहले ही मांग लेता हूं मेरे को देने यार, उससे ढकी ढुके रह जाए। भगवान प्रसन्न होकर के बोले वत्स मैं बहुत प्रसन्न हूं, कोई वर लो। मैंने कहा भगवान इतने ही प्रसन्न हो तो हमारी बगिया हमें एक वर दो, हमारी बगिया हरी कर दो। भगवान इतने ही प्रसन्न हो तो हमें वर दो, हमारी बगिया हरी कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु, और बेटा इस तरह से तू हुआ। तो मेरे बेटे ने जवाब दिया। मेरे बेटे का जवाब अच्छा लगे तो उसके सम्मान में भी ठोकना, कितना इंटेलिजेंट। अच्छा क्यों नहीं होगा इंटेलिजेंट, फैक्ट्री ऐसी है तो प्रोडक्ट ठीक। मतलब क्यों डाउट करूं कि अपना माल डुप्लीकेट। बेशक बेशक बेशक। मैंने कहा भगवान इतने ही प्रसन्न हो तो वर दो, हमारी बगिया हरी कर दो, और इस तरह से तू हुआ। तो मेरे बेटे ने जवाब दिया, अरे पापा आपके बारे में इतने ऊंचे ऊंचे ख्यालात रखता था, मेरे यार दोस्तों में आपके कसीदे निकालता था, जिंदगी में एक ढंग का काम किया वो भी भीख मांग के। क्या कहने, बड़े मस्ती के। और मैं मस्ती के साथ यात्रा इसलिए करता हूं साहब, इस दुनिया में कितना तनाव है। आज आदमी घर से सब्जी लेने जाओ, घर वापस आ जाओ, जब पत्नी सांस लेती कि चलो आ गया, ये तो पता चले समाचार ही आवे। बड़े तनाव और इस माहौल के अंदर ऐसा रहना बहुत जरूरी है। हंसमो कोई हंसता नहीं, इसलिए मैं आप लोगों के चेहरे पे हंसी, ऐसी बात नहीं, मैं ढंग की बात नहीं करता हूं। मैं देशभक्ति की वो बात भी करता हूं जो मोदी नहीं कर सकता। और वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो नहीं कर सकता। मैं बहुत सारी समस्याओं का समाधान लेकर के चलता हूं। जो बात मैं करूं वो मोदी करके सीख सकता। मैं अगर उसके अहमदाबाद जाऊं तो उसके घर नहीं जाता, तो वो भी अपने घर नहीं आता, कोई टेंशन नहीं। मतलब क्यों इसमें क्यों विचार करूं कि भिलवाड़ा मोदी जी का प्रोग्राम जो अपने घर आएंगे, अपन भी अहमदाबाद जाते तो जाते ही नहीं। ऐसी टेंशन कभी रखी नहीं अपन ने। और मैं बहुत सारी समस्याओं के समाधान लेकर के यात्रा करता हूं सर। ये इतना संपन्न मंच है, यहाँ पर बहुत सोच समझ करके चलना पड़ेगा। हिलाल भाई बहुत अच्छा संचालन करता, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, यहाँ कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। मुझे याद है मेरे शहर में मेरे मित्र ने अजमेर जाने के 2 टिकट लिए। मेरा दिमाग खराब, मैंने उसको कहा बनवारी 2 टिकट। बोला हाँ यार भाई साहब मान लो एक गुम जाओ तो। क्या कहने, मैंने कहा घूमने की क्या गारंटी, दोनों ही गुम जाओ तो। उसने पर्स निकाला, पर्स निकाल के उसमें से पास निकाल के बताया, बोले ये पास किस दिन काम आएगा। मैंने कहा बनवारी अगर पास भी गुम जावे तो आगे समर्थन मिले मेरे शहर वाले भी मेरे माजने के। मैंने कहा बनवारी अगर ये पास भी गुम जावे तो। बोले भाई साहब जा कौन रहा है। क्या कहने, वाह 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 वाह। मजे का काम, मजे किसी के बाप का गुलाम नहीं आवे, रात भर आ जाए सुबह सुबह। अच्छा आनंद के लिए कहीं कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं रहती, कहीं कुछ काम करने की जरूरत नहीं रहती। इस हिंदुस्तान की सरजमी पर मेरा कोई दुश्मन नहीं, इस हिंदुस्तान की सरजमी पर मेरा कोई दुश्मन नहीं। 15 साल पहले एक पैदा हो गया, बाबा रामदेव।
इतना बड़ा दुश्मन हुआ साहब, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। काली बीबी का क्या, कौन बता रहा था काली बीबी? मुजावर मालेगा भी क्या बताएगा काली बीबी का? अपने से सुनो। अपन बिल्कुल, मैंने कहा ना पिक्चर अब शुरू। बाबा रामदेव 15 साल से चिल्ला रहा काला धन वापस लो, काला धन वापस लो। दोस्तों 26 साल पहले गलती से दुर्भाग्यवश मेरी शादी हुई। हाँ दुर्भाग्य, ये तो सौभाग्य की वजह। आप इतने मुस्कुरा रहे हो तो घर पे है कि नहीं है? उसके सामने कोई मुस्कुरा ही नहीं सकता। मैं एक बार मिलिट्री के कार्यक्रम में, कवि सम्मेलन में ऐसे संचालन कर रहा था, बढ़िया चुटकियां ले लेकर के हंसा रहा था। कर्नल साहब हंसने लगे तो उसकी बीबी ने यूं देखा तो वो हंसते हंसते रुक गया, बीच में रुक गया। अरे मैंने कहा कर्नल साहब आज तो हंस लो, मैं यही हूं, क्या तकलीफ है? तो बोले तिवारी जी फिर बाद में। अच्छा आप देखो कितना, अब लड़के को लास्ट में तक जब घोड़ी पे बैठता है, जब तक उसकी शेरवानी ठीक है तो ही उसका दोस्त ठीक करता है आके, जबकि वो ठीक है। उसका साफा आपा ठीक है तो ही ठीक करता है, टाई वाई भी देखता है, ठीक करता है, कहीं कोई टेंशन नहीं। उसके जितने भी टोटके उस दिन करा लो, उसके बाद तो किसी का अधिकार ही नहीं, वो आ जाएगी जगदम्बा। और अपने इन महिलाओं के लिए कहते हैं अबला, कहते हैं ना सब घर में अबला नारी। ये कहीं अबला नहीं है, सबला है, ये सब खतरनाक जीव है। आप देखो, मैं आपको पावन मंच से एक बात कहना चाहता हूं, सेपी साहब आप इतने गंभीर मत बैठो, आपके तो बहुत सीधी है लक्ष्मी यार, आप इतने टेंशन में हो तो हम लोगों की पीड़ा बोल रही है। क्या इससे लगना चाहिए कि हमारी कैसी होगी। आप देखो पत्नी का चॉइस है, जैसे आप दुकान पर कपड़ा लेने के लिए जाओ, 50 थान डालता, उसमें से कहता ये ड्रेस दे दो। बाप 50 लड़कियां बताता, उसमें से कहता ये ठीक है। अपन पसंद करके लाते हैं। 5-50 लाख रुपए अभी बोल रहे थे मोहतरम की भाई शादी में, अब दहेज वहेज का इतना कुंडा चल रहा है, संकट चल रहा है, वो सब भी आता करता सब। उसके बाद लड़का उसको शादी करने के लिए जाता है, अपने यार दोस्त सगे संबंधी माँ बाप भाई बहन भोजाई सब जीजा साड़े सबको लेकर के बारात में जाता है। और उसकी हिम्मत देखो, इन तमाम रिश्तेदारों को छोड़ के आती। जो छोरा रात को 11-11 12-12 बजे तक घर नहीं आवे, वो 7 बजे बाद घर से बाहर ही नहीं जावे। टेरर देखो उनका। और अगर गलती से चला गया तो 7:30 बजते ही कहे चलूं यार अभी डांटेगी। मतलब आप इनको किस तरह से क्या कह दो साहब। 26 साल पहले मेरी शादी हुई, देश की सर्वश्रेष्ठ काली पत्नी मेरी। ये नहीं, आप चल के देख लो, पैसा दे दूंगा सबके पाड़े के। सर्वश्रेष्ठ काली पत्नी मेरी। और ईमानदारी से बताओ, ओम तिवारी के पास अगर धन नाम पर कोई वस्तु है तो महज वो पत्नी। और पिछले 15 साल से बाबा रामदेव कह रहा काला धन वापस लो। इतना ही होता तो हिंदुस्तान की सरकार है मैनेज कर लेता। इतना ही होता तो हिंदुस्तान की सरकार है मैनेज कर लेता दे लेके। मेरे एक मित्र ने पूछ लिया यार ओम तिवारी भ्रष्टाचार कितना हो रहा है देश में। मैंने कहा हाँ यार देखा ना अति हो रही है। तो उसने मेरे को क्या कहा, यार ये भ्रष्टाचार दे लेके खत्म नहीं हो सकता क्या? क्या कहने, वाह 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 वाह। ठोको अगर अच्छी लगी हो बात तो, बहुत गंभीर बात कर दी मैंने। मतलब उसने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पूछा मुझे कि दे लेके खत्म नहीं हो सकता क्या? इतना ही होता तो हिंदुस्तान की सरकार थी मैनेज कर लेता। पर बाबा रामदेव ने कमाल कर दिया और ये घोषणा करने का ऐलान कर दिया काला धन वापस लाओ। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। उसने ऐलान कर दिया काला धन वापस लाओ, उसे सार्वजनिक करो। क्या कहने, वाह। अरे कहां स्थितियां कहां से कहां पहुंच रही है साहब। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहता हूं। युवा पीढ़ी के दम पर वो दिल्ली में शासक बनकर के बैठा, मुझे कोई एतराज नहीं। जिस युवा शक्ति के ऊपर वो इस तरह से टान करके चल रहा, उस युवा पीढ़ी की स्थिति देखिए दोस्तों। उस युवा पीढ़ी के लिए आज दिन तक किसी प्रधानमंत्री ने, किसी शासक ने युवा पीढ़ी के लिए नहीं सोचा और युवा पीढ़ी को वोट की राजनीति के माध्यम से अपना उल्लू सीधा करने के लिए युवा पीढ़ी के लिए बखान किया। मुझे याद है 10 साल पहले 15 साल पहले एक पिक्चर आई सड़क। हमारे देश की युवा पीढ़ी ने बड़ी बड़ी जुल्फे निकाल के
बड़ी बड़ी जुल्फे निकाल करके सड़क पर आना शुरू कर दिया। और दुर्भाग्य की बात है सेफी साहब, 10 साल 15 साल बाद पिक्चर आई गजनी, तो माथे पर 4 लेन बना बना करके मार्केट में आना शुरू कर दिया। जिस युवा पीढ़ी के लिए वो बात कर रहा है, देशभक्ति का, कौमी एकता का कार्यक्रम है, मेरे पढ़े लिखे होने का और आपको साहित्य से, कवि सम्मेलन से जोड़ने की बात करता हूँ। पत्रकार बंधु बैठे हुए, लगे मेरी कोई पंक्तियां आपके पत्र लाइन पेपर की शोभा बढ़ा सकती है, नोट कीजिएगा। तब निवेदन करता हूँ दोस्तों, हास्य और व्यंग की बात करता हूँ बराबर मात्रा में, कि कोई हीरो के बालों पर मर गए, क्या कह रहे, कोई हीरो के बालों पर मर गए, कोई हीरोइन के गालों पर मर गए, क्या कह रहे, कोई हीरो के बालों पर मर गए, कोई हीरोइन के गालों पर मर गए। और शहीद भगत सिंह और राजगुरु भी सोचते होंगे ऊपर बैठे बैठे, यार अपन भी कैसे कैसे सालों के लिए मर गए, क्या कहने, अपन भी कैसे कैसे सालों के लिए मर गए। और युवा पीढ़ी की पीड़ा बताता हूं साहब, बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूं, जो विकसित देश और विकासशील देश, वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उनके लिए 2 प्रकार के देश हैं, विकसित से और विकासशील देश। दोस्तों, जो देश विकसित है उनके 2 स्तंभ मजबूत है, शिक्षा और चिकित्सा। क्या कहने, जो विकासशील देश है उनके दोनों स्तंभ कमजोर है, शिक्षा और चिकित्सा। और 67 साल के बाद भी इस पावन मंच से खड़ा होकर के कहना चाहता हूं, इस ओम तिवारी को पीड़ा है कि आज भी हिंदुस्तान को विकासशील देश कहा जाता, विकसित देश नहीं कहा जाता। तब निवेदन करना, युवा पीढ़ी की पीड़ा बोलना चाहता हूं। उसके माँ बाप बैठे हैं, युवा पीढ़ी बैठी हुई, समर्थन करना अगर आपके दिल की बात कही तो, कि जिनके पांव होते हैं उनको दौड़ से बाहर कर दिया जाता है, जिनके पांव होते हैं उनको दौड़ से बाहर कर दिया जाता है, बैसाखियों को ताज पहनाया जाता है। क्या कहने, वाह वाह। जिनके पीड़ा है साहब, घर में अगर एमए बीएड बच्चा बैठा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग होल्डर बच्चा बैठा हुआ, पीड़ा है उसके साथ। कौन से संविधान में लिखा हुआ है 13% का आदमी डॉक्टर बने, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर ले? कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि 13% का आदमी अध्यापक बने, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर ले? तब निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके पांव होते हैं उनको दौड़ से बाहर कर दिया जाता है, बैसाखियों को ताज पहनाया जाता है। जिनके पांव होते हैं उनको दौड़ से बाहर कर दिया जाता है, बैसाखियों को ताज पहनाया जाता है। और नियुक्ति के समय मांगी जाती है रिश्वतें जिनसे, क्या कहने, नियुक्ति के समय मांगी जाती है रिश्वतें जिनसे, प्रशिक्षण में उन्हें संस्कार पढ़ाया जाता है, प्रशिक्षण में उन्हें संस्कार पढ़ाया जाता है, प्रशिक्षण में उन्हें संस्कार पढ़ाया जाता है। ये देश का दुर्भाग्य है, जो व्यक्ति किसी संस्था का गठन करके देश के लिए काम करता है, वो संस्था उस व्यक्ति को उस संस्था तक सीमित कर दिया जाता है। कोई समाज का आदमी देश के लिए काम करता है, समाज विशेष तक सीमित हो जाता है। पार्टी विशेष में काम करता है, पार्टी विशेष तक सीमित कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, जिसने इस हेलोजन लाइट का आविष्कार किया उसके बेडरूम के लिए नहीं किया, जिसने ट्रेन का आविष्कार किया उसने घर के लिए नहीं किया। तब निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, अंबेडकर ने संविधान निर्माण की बात करी, दलित वर्ग तक सीमित कर दिया गया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के रूप में देश की बात करी, कांग्रेस तक सीमित कर दिया गया। तब मेरी पीड़ा आपके अदालत में पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों जी, कि संविधान का निर्माता जब एक जाति का हो जाता है, क्या कहने, गुरुदेव, संविधान का निर्माता जब एक जाति का हो जाता है तो अपना विश्वास लोकतंत्र से खो जाता है। क्या कहने, वाह। संविधान का निर्माता जब एक जाति का हो जाता है तो अपना विश्वास लोकतंत्र से खो जाता है। किसी ने छांटा सावरकर को, किसी ने गांधी छांट लिया, और वोटों की इस राजनीति ने युग पुरुषों को बांट लिया। वोटों की इस राजनीति ने युग पुरुषों को बांट लिया। वोटों की इस राजनीति ने युग पुरुषों को बांट लिया। और इन नेताओं ने तो कमाल कर दिया साहब। एक व्यंग आप तक और पहुंचाना चाहता हूं, पता नहीं क्या समझ बैठते हैं। आज के दौर में एक बहुत विडंबना चल रही है, आदमी अपना मूल स्वरूप खो रहा है। कोई वार्ड मेंबर बन जाता है तो वो चाहता मेरे माँ बाप भी मुझे काउंसलर साहब बोले, ओम तिवारी नहीं बोले। कोई जिला कलेक्टर बन जाता है तो चाहता है मेरे बीवी बच्चे माँ बाप मुझे जिला कलेक्टर बोले। तब निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों कि ये भूखंड भी खाली था, ये ग्राउंड भी खाली था, ये पांडाल बनने से पहले।
ये ग्राउंड भी खाली था, ये पांडाल बनने से पहले, ये पांडाल भी खाली था अपनों के बसने से पहले। वाह। ये ग्राउंड भी खाली था, ये पांडाल बनने से पहले, ये पांडाल भी खाली था अपनों के बसने से पहले। और किस किस को समझाओगे इस जहां में दोस्तों, किस किस को समझाओगे इस जहां में दोस्तों। यहाँ तो ताल तलैया भी खाली थे भरने से पहले, यहाँ तो ताल तलैया भी खाली थे भरने से पहले। और एक अंतिम व्यंग पहुंचा के दो अंतिम पंक्ति से विदा लेना चाहता हूं। वास्तव में मेरे को भी भिलोड़ा पहुंचना है। अंतिम व्यंग अगर आपके दिल तक पहुंचे तो भरपूर तालियों से समर्थन मिले। मेरे कहने का सलीका और तरीका आप लोगों का समर्थन हो। आपने देखा कुछ वर्षों पहले 3 प्रांत अलग हुए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। बात उठाता हूं वहीं से। देश के पृथक राज्य से पृथक हुए राज्य के एक आईएएस अधिकारी ने मुख्यमंत्री से कहा, सर नया विधानसभा का भवन, नया सचिवालय का भवन बनकर तैयार है, श्रीमान की कोठी कहां बनाई जानी है, इस आदेश का इंतजार है। देश के पृथक राज्य से पृथक हुए राज्य के एक आईएएस अधिकारी ने मुख्यमंत्री से कहा, सर नया विधानसभा का भवन, नया सचिवालय का भवन बनकर तैयार है, श्रीमान की कोठी कहां बनाई जानी है, इस आदेश का इंतजार है। तब मुख्यमंत्री ने आईएएस अधिकारी से कहा, पीड़ा होती है साहब, यहां मेरी पीड़ा बोल रही, मैं एक पढ़ा लिखा, मेरे भी घर में क्वालिफाइड बच्चे बच्ची है, तब कहना चाहता हूं। उस मंत्री ने आईएएस अधिकारी से कहा, अबे पढ़े लिखे गोचू, तेरे लिए भी मैं सोचूं। क्या कह रहे, वाह। अबे पढ़े लिखे गोचू, तेरे लिए भी। और व्यंग की पराकाष्ठा देखना साहब, पूरा पांडाल गुंजायमान हो जाए, दिल्ली तक ओम तिवारी की इस व्यंग की बात पहुंचे कि आज नूह के अंदर कार्यक्रम हो रहा है। पढ़े लिखे गोचू, तेरे लिए भी मैं सोचूं, तुझे पता नहीं, हाथ खोल करके भरपूर समर्थन करना, तुझे पता नहीं मंत्री की कोठी और वेश्या का कोठा, तुझे पता नहीं मंत्री की कोठी और वेश्या का कोठा कहीं भी हो, सबको पता लग जाता है, अपने अपने हिस्से का ग्राहक अपने आप पहुंच जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अपने अपने हिस्से का ग्राहक अपने आप पहुंच जाता है, अपने अपने हिस्से का। और अंतिम 2 पंक्ति से विदाई लेता हूं दोस्तों। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा सुना, बहुत शालीनता पूर्वक आप लोगों ने हम लोगों को स्वीकार किया। आपका प्यार मेरे शहर में लेकर के जाऊंगा, निश्चित रूप से नूह की चर्चा करूंगा कि वहां इतने अच्छे श्रोता मिले। महज 2 पंक्ति प्रतीक के माध्यम से बात करता हूं। कोई राजनेता का नाम नहीं लेना चाहता, मेरी जबान गंदी नहीं करना चाहता, कोई प्रशासनिक अधिकारी का नाम लेके मेरे दामन पर छींटे नहीं लगाना चाहता। प्रतीक के माध्यम से सुधी श्रोता है, समझदार श्रोता मेरी बात समझे, भरपूर हाथ लहराते हुए तालियों के साथ मुझे विदा करना। इस मंच का सबसे छोटा कलमकार, जितना मेरे मन में आया, जैसा देखता हूं वैसा लिखता हूं, तब निवेदन करना चाहता हूं, विदा देना दोस्तों कि जिनकी कारों पर, क्या कहने, जिनकी कारों पर पानी ऊपर से नीचे बहता साहब, नीचे से ऊपर कभी नहीं बहता। जिनकी और भरपूर तालियों लहराते हुए, हाथ लहराते हुए मुझे समर्थन करके विदा करना दोस्तों कि जिनकी कारों पर लाल नीले पीले हंडे हैं, वाह। जिनकी कारों पर लाल नीले पीले हंडे हैं, हकीकत में दोस्तों देश के सर्वोच्चतम लुच्चे लफंगे गुंडे हैं। हकीकत में दोस्तों देश के सर्वोच्चतम लुच्चे। जय हिंद। दोस्तों बहुत खूबसूरती के साथ आपने इस मुशायरे को समाप्त किया और मैं बहुत खुश हूँ आपके शहर नूह में आकर, और मोहतरम याया साहिब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इन 4 मिसरों से आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा न लगे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हें भुलाने में शायद हमें ज़माना लगे। मुशायरे के इख्तिताम पर मोहतरम रमज़ान साहब आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। नहीं अभी तो नहीं, मैं तो अपनी तरीके से कहा ना। साथियों, जिस तरह से हमारे आज मेवात में हमारे बड़े शोहरा हजरात कवि आए, हमने उनका इस्तकबाल किया, उनका स्वागत किया। उम्मीद करते हैं कि अगर कोई खता कोताही हुई है तो हम माजरत चाहते हैं। और
आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया। खास तौर पर मिसास के अध्यक्ष जनाब मोहम्मद याया सैफी ने जिस तरह से ये मुशायरा मुनक्किद करवाया है, उनका पूरा मेवात शुक्रगुजार है इस बात के लिए कि जिन कलाकारों को हम, जिन कवि कवित्रियों को, शायर हजरात को हम टीवी पर देखते थे, आज हमसे उनको रूबरू कराया। हमारे लिए ये खुशी की बात है और हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं और उनकी मोहब्बतों को अपने दिल में रखकर उनके लिए हम जो है आज की रात उनके नाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इस मुशायरे का इख्तिताम होता है और तभी सभी शायर हजरात और कवि और कवित्रियों का यहाँ पर हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारे मेवात में वो आते रहेंगे और इस तरह की अपने प्यार से, मोहब्बत से हमको नवाजते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।